हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का कैरियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट 19 देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1 to 18 कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ है, आप जाकर वहां से डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। दोस्तों, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में मैथ रीजनिंग यानी कंप्लीट 150 क्वेश्चन का ब्रीफ डिस्कशन किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपका जो भी क्वेश्चन यहाँ बताया जाएगा आपके माइंड में सेट हो जाएगा। अगर वह क्वेश्चन कहीं भी आएगा तो अदर एग्जाम में भी आप सही कर सकते हैं। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि प्रैक्टिस सेट करना कितना ज़रूरी है। प्रैक्टिस सेट करना इसलिए ज़रूरी है कि आपका एग्ज़ाम का डेट बहुत नज़दीक आ गया है, लगभग 1.5 मंथ बचा है। तो आप डेली एक प्रैक्टिस सेट कीजिए तो आपका परफॉर्मेंस से पता चलेगा कि आप कहाँ तक है, और जो सब्जेक्ट का आपको आंसर नहीं बन पाता है तो उस सब्जेक्ट या उस टॉपिक को आप बेहतर कीजिए। इससे है आपका तैयारी लेवल बहुत ढंग का हो जाएगा। इसमें हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, आप ध्यान से सुनिए और हर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन को स्किप मत कीजिए, कंप्लीट वीडियो देखिए ताकि आपका 150 क्वेश्चन सही हो। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय खरिया महासभा का गठन कब किया गया। तो दोस्तों, 1934-35 ईस्वी में खरिया जनजाति के लोगों ने अपने समाज के लिए सशक्तिकरण हेतु एक अखिल भारतीय महासभा का गठन किया, जिसको डोकलो के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? डोकलो। डोकलो के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, खरिया जनजाति का जो पारंपरिक शासन व्यवस्था था उनको जो है ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था कहते हैं। क्या? ढोकलो सोहोर। ढोकलो का मतलब क्या होता है? बैठक होता है, और सोहोर का मतलब अध्यक्ष होता है। दोस्तों, खरिया जनजाति 3 टाइप का था: दूध खरिया, ढेलकी खरिया और पहाड़ी खरिया। पहाड़ी खरिया का अन्य नाम सबर खरिया भी है। तो इस तरह से अगर इतना सारा चीज़ इस टॉपिक से जान जाएंगे तो जो भी क्वेश्चन आएगा आप सही कर पाएंगे। अगला है, झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रेरक कौन था। तो झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रेरक था विश्वनाथ सहदेव। दोस्तों, झारखंड में 1857 के विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो रोहिणी से हुआ है, जिसको देवघर अब कहा जाता है। तो ये इतना फैक्ट है। अगला है, दोस्तों, झारखंड में वहाबी आंदोलन का प्रसार किसने किया। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसका प्रेरक कौन था, प्रवर्तक कौन था, वो देखेंगे। कब से कब तक ये विद्रोह हुआ, फिर झारखंड में इसका प्रसार कौन किया, इसका मुख्य केंद्र कौन था, इसमें कौन कौन सदस्य था, इस सभी के बारे में अगर हम जान जाएंगे तो पक्का है कि इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन उठाएगा तो आप सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो है वहाबी विद्रोह का मुख्य प्रवर्तक जो था रायबरेली के सैयद अहमद था। क्या नाम था? सैयद अहमद। और इसका मुख्य केंद्र जो था पटना था। पटना के विलायत अली और इनायत अली 2 जो थे इस आंदोलन के प्रमुख नायक थे। क्या नाम था? इनायत और विलायत। यह आंदोलन मूल रूप से जो है मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था, जो उत्तर पश्चिम, पूर्व भारत और मध्य भारत में सक्रिय था। और झारखंड में वहाबी आंदोलन का प्रसार जो है मुबारक हुसैन ने किया। यह विद्रोह 28 से लेकर 88 तक चला। तो ये सारा फैक्ट है। इसमें मेन याद रखना है मुख्य केंद्र और पटना था, और पटना के विलायत अली और इनायत अली 2 आंदोलनकारी नायक थे, और 1828 से लेकर 88 तक चला। और झारखंड में जो है मुबारक हुसैन था, और प्रवर्तक रायबरेली के जो सैयद अहमद थे वो थे। तो ये 4-5 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 1940 ईस्वी में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान निम्न में से किसने अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया। तो दोस्तों, जिस समय कांग्रेस का अधिवेशन होता था तो उसमें एक व्यक्ति प्रस्ताव लाता था, एक व्यक्ति अनुमोदन करता था। तो ये सारा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें 5-6 क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट्स है। तो सबसे पहले क्वेश्चन इससे बनता है कि 1940 में जो रामगढ़ का कांग्रेस अधिवेशन हुआ वो किस नंबर का था। तो वो 53 नंबर का था। और इसका अध्यक्ष कौन था? तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। अब्दुल कलाम आज़ाद। दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हम बताने जा रहे हैं। इसमें अगर पूछ देगा कि जहाँ पे ये वार्षिक अधिवेशन हुआ उस सभा स्थल का नाम क्या रखा गया, तो उस सभा स्थल का नाम जो है मजहर नगर रखा गया। और फिर इसका मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या रखा गया? तो बिरसा मुंडा रखा गया। दोस्तों,
सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में ही अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने मुख्य प्रस्तावक थे। तो प्रस्तावक कौन थे? तो ये किसान नेता थे सहजानंद सरस्वती। और अनुमोदन कौन किया? तो सरदार शार्दुल सिंह कवीश्वर। क्या नाम था? शार्दुल सिंह कवीश्वर। तो ये 4-5 क्वेश्चन हो गया। फिर एक और इम्पोर्टेंस क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि रामगढ़ में ही एम.एन. राय यानी मानवेंद्र नाथ राय ने 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। तो पूछ देगा कि रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था? तो ये रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में। और पूछ देगा कौन किया था? तो एम.एन. राय, ये मार्क्सवादी थे। और दोस्तों एक और क्वेश्चन है, स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ 5-6 क्वेश्चन बना। एक याद रखना है 53वां नंबर, एक याद रखना है सभा स्थल का नाम क्या था? मुजफ्फरनगर। एक प्रवेश द्वार का नाम रखना है बिरसा मुंडा। और प्रस्तावक कौन था? तो प्रस्तावक स्वामी सहजानंद सरस्वती। अनुमोदन कौन किया? शार्दुल ठाकुर। एम.एन. राय ने डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किया और स्वागत समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर इतना फैक्ट अगर जान जाते हैं तो इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन उठाएगा आप सही कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड पार्टी ने किस वर्ष पहली बार विधानसभा चुनाव में भाग लिया? तो पहली बार जो है 1952 में भाग लिया। और ये कितना सीट जीते थे? तो 32 सीट जीते थे और विपक्ष के रूप में काम किया था। अगला क्वेश्चन है, जात गाना के समय कौन सा वाद्य झारखंड में बजाया जाता है? तो जात गाना के समय जो है ढोल वाद्य बजाया जाता है, ढोल वाद्य। अगला है, पाखा वज वादन के कलाकार हैं। तो पाखा वज वादन के कलाकार श्रवण कुमार एवं प्रीति सिन्हा हैं। तो दोनों हो जाएगा। अगला है, मुंडारी कविता संग्रह हिसिर के कवि कौन थे? तो हिसिर के जो कवि थे रामदयाल मुंडा थे। अगला है, रेलवे स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो रेलवे स्टेडियम झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित है। कहाँ? रांची में। अगला है, झारखंड के स्पोर्ट स्टार किन किन खेलों विश्व प्रसिद्ध हासिल है? तो क्रिकेट है, तीरंदाजी है और एथलेटिक्स है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कुडापा क्रम की चट्टानों को न पाया जाना यह सिद्ध करता है कि यह क्षेत्र हमेशा समुद्र तल से ऊपर रहा है। समझे, ऊपर रहा है, इसीलिए ऐसा हुआ। अगला है, राजमहल ट्रैप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि संथाला परगना के क्षेत्र में जुरेसिक काल में लावा प्रवाह के कारण राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ। सही है। इस ट्रैप झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ये भी सही है। इस ट्रैप की औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर के बीच है। तो ये भी सही है। तो इसका तीनों सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, फाल्गु नदी के बारे में बताना है। इस नदी का उद्गम जो है छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से हुआ है। इसका मुहान सोन नदी में है। इसकी सहायक नदी निरंजना और मोहना है। निरंजना और मोहना है। तो तीनों सही हो जाएगा। अगला है, किस नदी का उद्गम स्रोत दुधवा पहाड़ी से है? तो दुधवा पहाड़ी से जो है ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्रोत है। इसकी सहायक नदियाँ गुमरो और एरो है। तो ब्राह्मणी नदी हो जाएगा। अगला है, कांति जलप्रपात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। दोस्तों यह जलप्रपात जो है चंदवा कुड्डू मार्ग पर सिन्हा गांव से 6 किलोमीटर दूर है। सही है। अगला है, यह जलप्रपात लोगों के लिए अच्छा पिकनिक स्पॉट बन गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मनोहर हरियाली और मुख्य मार्ग से कम दूरी पर होने के कारण ये पिकनिक स्पॉट बन गया। तो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, तुलिया पाकुर कहाँ है? तो तुलिया पाकुर जो है धनबाद में है। कहाँ है? गर्म जल कुंड है, धनबाद में है। शिवपुर सोता जो है पाकुर में है। शिवपुर सोता कहाँ है? पाकुर में है। ताता पानी जो है लातेहार में है। और रानी बहल जो है दुमका में है। तो इसका आंसर जो है कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस विक्षोभ में समसामयिक व्यवधान के कारण झारखंड शीत ऋतु में कभी कभार वर्षा होती है? तो दोस्तों
उत्तर पश्चिमी विक्षोभ के कारण झारखंड राज्य में शीत ऋतु में कभी कभार वर्षा होती है। ये जो है वर्षा रबी फसल के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। तो उत्तर पश्चिमी विक्षोभ के कारण झारखंड में शीत ऋतु में वर्षा होती है। अगला है, झारखंड की कौन सी मिट्टी नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से बनी है, इसलिए ये कम उपजाऊ है। तो लाल मिट्टी जो है नीस और ग्रेनाइट के अवशेष से निर्मित होने तथा इसमें जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी के कारण जो है उर्वरा शक्ति कम है। तो इस कौन मिट्टी हो जाएगा? लाल मिट्टी। अगला है, झारखंड में मृदा अपरदन के लिए कौन सा कारण जिम्मेवार है? फर्स्ट है वन विनाश, फसल विविधीकरण का अभाव, कृषि के गलत तरीके का उपयोग। इसमें तीनों सही होगा, क्योंकि वन विनाश, फसल विविधीकरण और कृषि के गलत तरीके से उपयोग के वजह से जो है मृदा अपरदन हो रहा है। तो तीनों सही है, कारण जो दिया है तीनों कारण सही है। अगला है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र बराकर नदी बेसिन कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों, बराकर नदी क्षेत्र में हजारीबाग और गिरिडीह जिले में कोयला का पाया जाता है। हजारीबाग और गिरिडीह में। तो ये जो है इसका आंसर जो है कौन होगा? तो इसका आंसर लोहरदगा होगा, क्योंकि बराकर नदी बेसिन क्षेत्र में गिरिडीह और हजारीबाग दोनों आता है। हजारीबाग में है 50 करोड़ टन भंडार जो है कोयला है, और जबकि गिरिडीह क्षेत्र में 40 करोड़ टन कोयले का भंडार है। तो ये लोहरदगा नहीं होगा इसका आंसर। अगला है, इल्मेनाइट झारखंड में कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों, इल्मेनाइट जो है झारखंड में गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग एवं रांची में पाया जाता है। कहाँ कहाँ? गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग और रांची में। और यह जो है एक आणविक खनिज है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा गिरिडीह हो जाएगा। 4 गो जिला में पाया जाता है, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग और रांची। तो इसमें गिरिडीह दिया है, तो गिरिडीह सही होगा। अगला है, झारखंड के प्रथम औद्योगिक नीति के तहत कहाँ प्लास्टिक पर स्थापित करने का प्रावधान था? तो ये कहाँ था? कोडरमा में था। कोडरमा नहीं दोस्तों, यहाँ हाँ ये कोडरमा ही था, क्योंकि ये 2001 में प्रथम औद्योगिक नीति आया। इसके तहत जो है प्लास्टिक पार्क का प्रावधान स्थापित करने का प्रावधान जो है कोडरमा में है। दोस्तों, औद्योगिक नीति दूसरा कब आया? तो 2012 में आया है। अगला है, राज्य सरकार ने कब झारखंड फिल्म नीति का निर्माण किया? तो राज्य सरकार ने है जो 2015 में ये फिल्म सिटी बनाने का प्रस्ताव पारित किया। कब? 2015 में। झारखंड फिल्म नीति ये 2015 में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का घाटशिला नामक स्थान किस खनिज संसाधन हेतु प्रख्यात है? तो दोस्तों, झारखंड का जो घाटशिला है ये तांबा खनिज के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज़ के लिए? तांबा खनिज। तांबा के उत्पादन एवं भंडारण से झारखंड जो है अग्रणी माना जाता है। तांबा घाटशिला किस लिए फेमस है? तांबा के लिए। अगला है, बोकारो स्टील को कोकिंग कोल की प्राप्ति निम्न में से किस स्थान से होती है? दोस्तों, इस चैनल पर जो इससे पहले वीडियो आया है इसके बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल से चर्चा किए हैं। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो आपका सीरीज़ है वो भी देखिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपको पता भी चलेगा कि झारखंड से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। दोस्तों, जो हिस्ट्री है वो तो चेंज नहीं होगा, और ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन कंटेंट वही रहता है। तो आप उसको प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देखिए और उसका ब्रीफ डिस्कशन है, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उसमें ये चर्चा हुआ है। दोस्तों, बोकारो स्टील जो है प्लांट ये एशिया महादेश का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है, और ये जो है इसका आंसर जो है झरिया हो जाएगा। दोस्तों, इसकी स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था, और रूस के सहायता से हुआ। यूएसएसआर, उस समय यूएसएसआर था, और इस पर उत्पादन कार्य जो है 1972 से स्टार्ट हुआ। अगला है, झारखंड के निम्न में से किस एक कंपनी का स्वामित्व केंद्र सरकार के पास है? तो बोकारो इस्पात लिमिटेड। ग्राम कचहरी अधिकतम कितने माह के कारावास की सजा सुना सकता है? तो ये 6 माह का। अगला है, जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट कहाँ स्थापित है? तो ये रामगढ़ में स्थापित है। अगला है, मिलाना है। तो मिलाना है, टीन प्लेट कहाँ है? तो टीन प्लेट जमशेदपुर में है। अगला, सीसीएल कहाँ है? तो सीसीएल जो है रांची में है। और बिहार कास्टिक सोडा एवं केमिकल्स कहाँ है? पलामू में है। इलेक्ट्रो स्टील कहाँ है? बोकारो में है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कंपनी के परिसर में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड स्थित है? तो ये HEC में स्थित है।
दोस्तों HEC के परिसर में जो है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड स्थित है, जो भारत सरकार के अधीन है। इस कारखाने में जो है जहाज के इंजनों और डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? HEC होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, रांची के हटिया नामक स्थान पर हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। इंडिया एक्सप्लोसिव फैक्ट्री गोमिया नामक स्थान पर स्थित है। तो इसमें जो है 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के तहत झारखंड के कितने परिवारों को लाभ दिया जाएगा? तो ये 57 लाख है। दोस्तों आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 14 अप्रैल 2018 को हुआ। कब? 14 अप्रैल 2018 को ही हुआ। ये डेट याद रखिएगा क्योंकि अभी बहुत चर्चा हो रहा है, तो इस डेट को याद रखिएगा। और कब किया गया? तो ये अंबेडकर जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किए थे। यह योजना जो है 25 सितंबर 2018 को पूरे देश में लागू किया गया। लागू कब हुआ? तो 25 सितंबर, 2 को डेट है। 25 सितंबर को लागू हुआ और 14 अप्रैल को जो है घोषणा किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, पूरे देश में लागू हुआ। इस योजना के तहत जो है झारखंड के 57 लाख परिवारों को लाभ दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड बालिका आवासीय योजना के तहत निम्न में से किस वर्ग की बालिकाओं हेतु 75% आरक्षण निर्धारित किया गया? तो ये अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक तीनों के लिए निर्धारित किया गया। अगला है, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो यह राशि जो है 6000 है। दोस्तों झारखंड राज्य में यह योजना जो है पूर्वी सिंहभूम एवं सिमडेगा जिले में संचालित है। कहाँ? पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा में। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है गर्भवती और धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार हेतु नगद प्रोत्साहन राशि प्रदान करना है। दोस्तों इसके तहत जो है 6000 रुपये 2 किस्तों में उपलब्ध कराए जाते हैं। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में विधानसभा की संरचना का प्रावधान किया गया? तो संरचना का प्रावधान जो है आर्टिकल 170 के तहत किया गया और कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है? तो 81 है। अगला है, राज्य में किस जलप्रपात को सर्वश्रेष्ठ जलप्रपात का पुरस्कार दिया गया? तो किसको दिया गया? ये हुंड्रू जलप्रपात को। दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए कि झारखंड के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है और किस नदी पे है, इसको आप लोग कमेंट कीजिए। पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जीवनी पर बनी फिल्म का नाम क्या है? तो इनके नाम पर बनी फिल्म का नाम जो है नाची से बाची। अगला है, राज्य में किस स्थान पर मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है? तो मेगा फूड पार्क की स्थापना जो है गेतलसूद में किया गया है। अगला है, पूर्ण रूप से वाईफाई बनने वाला झारखंड का पहला गाँव कौन सा है? तो कौन सा है? तो ये कसमार है। अगला है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है, यह झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ये सही है क्योंकि एकमात्र टाइगर रिजर्व है ये बेतला। इसकी स्थापना 1986 में की गई, ये भी सही है। यह लातेहार जिला में। सबसे इम्पोर्टेंस है कि इसको पलामू टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं। दोस्तों पलामू से पलामू मत समझ जाइएगा, लातेहार जिला में है, इसको याद रखिएगा। अगला है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला है, भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून के निर्माण से संबंध एल नीनो एक क्या है? एल नीनो जो है ये क्या कर देता है? एक असाधारण तप्त महासागरीय धारा है और मानसून को इफेक्ट भी करता है। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था, तो माला नहर को जो है दिनस जे दस्तूर ने प्रस्तावित किया था। अगला है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग कौन है? तो सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग जो है हथकरघा उद्योग है। अगला है, मिलाना है, निम्नलिखित युग में से मिलाना है। शान, तो शान जो है कलहारी मरुस्थल है। और सैमोइड जो है साइबेरिया रूस। और बोदाबो जनजाति का नाम है। बोदाबे जनजाति जो है कहाँ है? तो बोदाबे जनजाति जो है ये सुमिलित नहीं है। और याकुत जो है लेना बेसिन है। तो
इसमें क्या कह रहा है, सही सुमेलित कौन है, कौन सा सही सुमेलित है? तो 1, 2 और 4 ये सही सुमेलित है। दोस्तों आप लोग कमेंट में कीजिए कि बोदाबे चलवासी जनजाति किस क्षेत्र का है, आप कमेंट कीजिए। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कथनों को सही कौन है वो बताना है। फर्स्ट है समुद्रगुप्त के सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, ये सही है। अगला है चंद्रगुप्त प्रथम का दरबार नवरत्न से अलंकृत था, तो ये गलत है। अजंता की चित्रावली गुप्तकालीन बौद्ध कला का श्रेष्ठ उदाहरण है, तो ये सही है। तो 1 और 3 सही है और 2 गलत है। अगला क्वेश्चन है विदेशी होते हुए भी भारत में आकर बसा तथा उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया, उपयुक्त कथन का संबंध किससे है? तो ये जो है ये रुद्रदामन से है। दोस्तों रुद्रदामन शक शासक था और इसके विषय में कहा जाता है कि यह संस्कृत का सबसे बड़ा प्रेमी तथा सर्वप्रथम सबसे लंबे विशुद्ध संस्कृत अभिलेख जारी किया था। दोस्तों इसके बारे में कहा जाता है कि एक सुदर्शन झील बना हुआ था जो चंद्रगुप्त के समय बना हुआ था, सुदर्शन झील जो रुद्रदामन में के अभिलेख में चर्चा है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि दोस्त कहा जाता है क्या कि मालूम है कि बांध जब टूट गया तो 60 हाथी के बराबर जो है उतना गहराई और उतना लंबाई का बांध टूटा था और उसको बनाने में मरम्मत करने में रुद्रदामन ने अपना पैसा लगाया, न कि सरकार का। तो ये अच्छा शासक था कहा जाता है। अगला है लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंग्लिश में बोलते हैं के तहत देशी राज्यों के विलय की नीति को अपनाया। निम्नलिखित राज्यों में से किसका विलय इस सिद्धांत के तहत नहीं किया गया? तो किसका विलय इस सिद्धांत के तहत नहीं किया गया? तो ये जैसे बघाट है, पीगू है, सिक्किम है, उदयपुर है, नागपुर है। तो इसका विलय जो है ये पीगू और ये सिक्किम को विलय नहीं किया गया, बघाट, उदयपुर और नागपुर को किया गया। दोस्तों पंजाब, पीगू तथा सिक्किम को विजय द्वारा विलय किया गया, न कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। तो पंजाब, पीगू और सिक्किम इस किस में ऑप्शन दिया है? तो पीगू और सिक्किम दिया है, तो 2 और 3 तो सी हो जाएगा। और किस सिद्धांत के तहत मिलाया था? तो विजय द्वारा, विजय विलय यानी विजय करके विलय किया था और ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत नहीं किया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो है सबसे पहले सतारा को, इसके बाद जैतपुर को, संबलपुर, उदयपुर, बघाट, झांसी, नागपुर को आदि को विलय किया। अगला है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और तत्वबोधिनी सभा का गठन जो है 1839 ईस्वी में हुआ, ये सही है। यंग बंगाल आंदोलन 1867, ये गलत है। परमहंस मंडी 1849 में, तो ये सही है। तो 1 और 3 सही है, 2 सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई थी, जबकि परमहंस मंडली की स्थापना जो है 1849 में हुआ, ये दोनों सही है। और ये जो है यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत जो है कब हुआ था? ये जब 1820 के दशक के अंत और 1830 के दशक के प्रारंभ में हुआ था यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत। दोस्तों आप लोग एक बार सर्च कीजिएगा यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, मुझे डाउट लग रहा है इसके आंसर पे। अगला है 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किस पुनः अधिकृत किया? तो कैप्टन निकोलसन के नेतृत्व में जो है 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात जो है 20 सितंबर 1857 को अंग्रेज द्वारा दिल्ली को पुनः प्राप्त किया गया, दिल्ली को। अगला है निम्न में से कौन सा शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? तो शाहजहां के शासन का राजकवि जो था ये कौन था? तो ईरानी फारसी पद शैली के कवि कलीम था। कौन? कलीम। अगला है भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो भारत का संघीय न्यायालय जो है 1935 के एक्ट के थ्रू 1 अक्टूबर 1937 को, इसको डेट याद रखिएगा, 35 नहीं मारिएगा। देखिए ए ऑप्शन दिया है 35 की, लड़का जो है ए में मार दे, नहीं 1 अक्टूबर 1937 को। और किस एक्ट के थ्रू? तो 1935 के एक्ट के थ्रू, तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं कह रहा है
तो मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम, ठीक है, 23 है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, 29 है, ये भी सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी है। इसी को जो है ये अम्बेडकर जी ने आत्मा बोला था, अनुच्छेद 32 को। शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार, 31। ये गलत है क्योंकि यह 30 अनुच्छेद में दिया है। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? तो ये राजस्थान के नागौर जिला में 1957 को। अगला है, न्यायपालिका के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है तो और सही बताना है। तो फर्स्ट है, न्यायपालिका को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है, सही है। और सर्वोच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकारों के विरुद्ध किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोकने का अधिकार है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जो है, अगर सरकार कोई भी कानून बनाता है, अगर वह आपके फंडामेंटल अधिकार को उल्लंघन करता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 13 के तहत ये पुनर्विचार कर इस पे अवैध घोषित कर सकता है, यानी शून्य घोषित कर सकता है। ये भी है कि जहाँ तक अवैध है यानी उल्लंघन कर रहा है वहाँ तक के कानून को जो है शून्य घोषित कर सकता है, बाकी बात लागू कर सकता है। दोनों सही हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन गण के सदस्य हैं? नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर कीजिए। तो फर्स्ट में है कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बोला है, राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यपाल द्वारा। तो इसमें कौन हो जाएगा? तो इसका जो है, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ये तो नीचे दिया कुछ सही उत्तर ये तो रहता है। और संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य और संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, ये भी रहता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु ये सदस्य होते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। तो ये तीनों सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की संभावना है? तो लोक ऋण की चुनौती, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से ऋण दान, बजट घाटे के वित्तीय के लिए नई मुद्रा का सृजन। तो यही आंसर होगा इसका, बजट घाटे के वित्तीय के लिए नई मुद्रा का सृजन। अगला है, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी? तो ये 9वीं पंचवर्षीय योजना की। अगला है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई को। अगला है, क्रिकेट। तो क्रिकेट दिलीप हो जाएगा, दिलीप कप क्रिकेट से संबंधित है। पोलो जो है क्लासिक कप से संबंधित है। जिम्नास्टिक चाइना कप से संबंधित है। टेबल टेनिस जयलक्ष्मी कप से संबंधित है। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति नहीं है? तो भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति महात्मा गांधी नहीं है, क्योंकि इनसे वो ऊपर थे। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में अवस्थित है। अगला है, खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में किया गया है, सही है। पदक तालिका में जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर रहा, ये भी सही। इसका शुभंकर हिम तेंदुआ है, ये भी सही, सब सही है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति ने द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन जो है कटक में किया है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्य SDGs को किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला है, भारत सरकार ने कब तक भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 2030 तक का। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया? तो प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण जो है झारखंड में किया गया है। अगला है, किस राज्य की झांकी ने 74वें गणतंत्र दिवस परेड में पीपुल्स चॉइस श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो पीपुल्स चॉइस श्रेणी में जो है गुजरात ने प्रथम स्थान हासिल किया। भारत का पहला जीवित पाल कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये कर्नाटक में। क्या नाम है? जीवित पाल कला संग्रहालय।
अब साइंस का क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को पानी में डूबी हुई अवस्था में तौला जाए तो वह हवा में लिए गए भार की तुलना में उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों इसके भार में कमी आएगी। दोस्तों यदि किसी वस्तु को पानी में डूबी हुई अवस्था में तौला जाता है तो उस उत्प्लावन बल यानी बॉयंसी फोर्स, इंग्लिश में बॉयंसी फोर्स कहते हैं, लगने के कारण इसका भार जो है वास्तविक भार से कम हो जाता है, क्योंकि बॉयंसी फोर्स जो है वेट के अपोजिट लगता है। तो जब हम पानी में रखेंगे तो बॉयंसी फोर्स ऊपर करेगा तो इसके भार जो है कमी महसूस होगी। यदि प्रकाश या ध्वनि का स्रोत प्रेक्षक के समीप आना आरंभ करता है और प्रेक्षक ठीक उसी चाल से दूर हटना आरंभ करता है तो क्या होता है, तो इसमें जो है तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ डॉपलर प्रभाव जो है लागू नहीं होता है, इसलिए ऐसा होगा। अगला है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदा सीधा प्रतीत होता है। किस दर्पण में, तो ये समतल और उत्तल दोनों में ऐसा होता है। अगला है, किसी पूर्ण चालक पिंड के अंदर विद्युत क्षेत्र तो शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र जो है शून्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांड में निर्मित प्रथम प्रकार का अणु है, तो ब्रह्मांड में निर्मित प्रथम प्रकार का अणु जो है कौन है, ये हीलियम हाइड्राइड है। अगला है, पानी का कौन सा गुण इसे एक अच्छा विलायक बनाता है, तो कौन सा गुण अच्छा विलायक बनाता है, उच्च ध्रुवीय आघूर्ण। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट है, आपको याद रखना चाहिए। उच्च द्विध्रुवीय आघूर्ण के कारण जो है इसको अच्छा विलायक बनाता है। अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन का ह्रास हो, हाइड्रोजन का वृद्धि हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो। तो दो चीज़ होगा, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, दोनों में दोनों होगा, और एक या वृद्धि होगा या ह्रास होगा। तो इसका क्या होता है, उपचयन में जो है ये ऑक्सीजन का वृद्धि होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। उपचयन बोलते हैं रिडक्शन को, रिडक्शन उपचयन। तो रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन का वृद्धि हो जाता है और हाइड्रोजन का ह्रास हो जाता है। उपचयन, एक अपचयन होता है, एक उपचयन होता है। तो उपचयन में जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन बढ़ जाता है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का ह्रास हो जाता है। तो इसको याद रखिएगा, एक और चार दोनों सही। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चार शब्दों में तीन किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है। तो दोस्तों ये पोटेशियम जो है भिन्न है, क्योंकि जर्मेनियम, गैलियम और ये सिलिकॉन ये सेमीकंडक्टर है और ये पी ब्लॉक का तत्व है, जबकि पोटेशियम जो है एस ब्लॉक का तत्व है। ये तीनों जो है पी ब्लॉक का तत्व है और ये एस ब्लॉक का तत्व है। अगला है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है, तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक जो है एंटोनी लावोइसियर को माना जाता है, एंटोनी लावोइसियर को माना जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है, तो नोबेल तेल किनका नाम है, तो टीएनजी का नाम है। म्यूसिलीज को पानी के साथ मिश्रित करने पर उसे डैश किस रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो किस रूप में, तो ये गोंद के रूप में। अगला है, स्क्वैमस एपिथेलियम उत्तक फेफड़ों के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां डैश संकुचन और विश्राम होता है, तो संकुचन और विश्राम होता है अस्थायी। अगला, किसी प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, जटिल उत्तक बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। एक सिंपल टिश्यू होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। दोस्तों सिंपल टिश्यू जाइलम फ्लोएम होता है और स्क्लेरोनिस ये टाइप से होता है, इसमें उत्तक का है। अगला, उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमैटिक जुड़े होते हैं, तो क्रोमोसोम में क्रोमैटिक जो है सेंट्रोमियर में जुड़े होते हैं। अगला है, टैकीग्लोसस डैश के बीच की एक संयोजक कड़ी है। टैकीग्लोसस जो है ये सरीसृपों और स्तनधारियों के बीच एक संयोजक का काम करती है। अगला है, निम्न में से कौन सा अंतःपरजीवी का एक उदाहरण है, तो अंतःपरजीवी का एक उदाहरण फीता कृमि है। बाइल का स्राव होता है, तो बाइल का स्राव कहाँ से होता है, ये जिगर से होता है। वायु को वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है डैश कहलाती है, तो क्या कहलाती है, ये फेफड़ों का आयतन कहलाती है। दोस्तों वायु को अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जाती है उसको फेफड़ों का आयतन कहलाते हैं। अगला, वेब पेज का उपयोग करके बनाए जाते हैं,
तो वेब पेज का उपयोग करके जो है HTML बनाया जाता है। HTML वेब पेज जो है HTML का उपयोग करके बनाए जाते हैं। स्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित है? तो स्टोकी नलिका जो है मानव शरीर के कान के भाग में स्थित है। कहाँ? कान के भाग में। दोस्तों अब हम लोग मैथ का डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 16 के पावर 0.32, तो 16 के पावर 0.32 है तो 4 के स्क्वायर कर सकते हैं। तो 4 के कितना हो जाएगा? तो 4 के स्क्वायर 64 हो जाएगा, और 4 के 36 है 0.36। तो हम लोग जानते हैं कि बेस सेम रहे और प्रोडक्ट में है तो उसका पावर ऐड हो जाता है, तो 4 के पावर 1 हो जाएगा, तो 4 आंसर हो जाएगा। अब है इसका रेशियो दिया है और इतना अनुपात निकालना है। तो इसको तोड़िए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो एक्स इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर इंटू प्लस, यहाँ प्लस देंगे, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और बटे जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो 2x कट जाएगा, अब बाकी बात 2x स्क्वायर और 2y होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, इंटू एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो एक्स प्लस वाई कितना है? तो एक्स प्लस वाई 5 है तो 25 हो जाएगा, और अब प्लस एक्स माइनस वाई कितना है? तो 3 है तो 9 हो जाएगा। अब 2 इंटू एक्स प्लस वाई 5 और एक्स माइनस वाई तो 3, 15, तो 15 दूना 30 नीचे ऊपर 25, 9 कितना हो गया? 34। तो इसका हो जाएगा 34/30 यानी 17/15, तो डी आंसर हो जाएगा। एक भवन निर्माण ने 2550 उधार लिया और 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 वर्षों के अंतराल से 2 बराबर वार्षिक किस्तों में। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है दोस्तों हम बता रहे हैं, जैसे 4% है तो इसको फ्रैक्शन में तोड़िए, तो 1/25 हो गया, यानी 25 को 26 में दे रहा है 1 साल के लिए, फिर 25 को 26 में देगा, यानी इसका स्क्वायर 2 साल के लिए 625 को 626 का स्क्वायर कीजिए 676। समान कह रहा है तो इस समान तो नहीं है, तो इसमें कितना से गुना करेंगे? 26 से, इधर भी 26 से गुना हो जाएगा, तो 26 और 25 कितना होता है? 26 गुने 25 होता है ये 26 गुने 25, 25 के 150 हासिल 1, और 25 दूना 50 15 हासिल 15, 25 दूना 50 और 15, तो 25 15 कितना हो जाएगा? तो ये भी ये 650 होगा। देखिए फर्स्ट ईयर में 25 से 26 हो गया, सेकेंड ईयर में 625 से 676 होगा, स्क्वायर कर देते हैं, तो 676 है 26, तो इसमें 26 से बराबर करने के लिए 26 गुना करना पड़ेगा, इसमें बराबर करने के लिए 26 से गुना करेंगे, तो 26 गुना 25 कितना होता है? 650 होता है, तो 650 प्लस 625 675 625, तो 1275 हुआ। तो 1275 का जो वैल्यू है 2550 है, इसको याद रखिए। जैसे 2550 बटे 1275 गुने 676, इसको करेंगे तो 2550 है, अब 1275, तो 25 से काटिए, 25 पंचे 100, अब 25 इकाई 25 51, 25 2 हो जाएगा 102, तो 151 के 2 से गुना कर दिए 2 हो जाएगा, तो 676 गुने 2, तो 6 दूना 12 हासिल 1 7 दूना 14 1 15 हासिल 1 6 दूना 12 1 13, यानी 1352 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसमें क्या होता है ना दोस्तों, देखिए फर्स्ट ईयर का 25 से 26 हो गया, क्योंकि 4% है तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 25 होता है, तो एक बढ़ रहा है कब? 25 से 26 हो रहा है, फिर अगला साल में स्क्वायर हो जाएगा तो 625 हो जाएगा 25 का स्क्वायर, और 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 676, तो 625 से 676 हो गया, लेकिन यहाँ समान कह रहा है तो 676 में समान करने के लिए ऊपर 26 से गुना करेंगे, 26 में 26 से तो 676 हो जाएगा, और इधर 25 में 26 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 650, और नीचे है 625, तो 1275 हुआ। इस 1275 का वैल्यू जो दिया है 2550 है, तो एक का वैल्यू निकालेंगे, इसलिए 676 का 1352 हो जाएगा। अगला है राम और श्याम की आयु का अनुपात जो है 5:4 है, और दोनों का योग 27 है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है?
तो 27 है, तो 5 4 9, तो 5 4 9 हो गया, तो 9 का वैल्यू 27 है, 1 का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 15, और 4 का वैल्यू 12, अब 6 वर्ष बाद तो 15 21 हो जाएगा, अब 12 18 हो जाएगा। इसको काटिए, 3 7 21 और 3 6 18, 7:6 हो जाएगा। अगला है 16 आदमी 8 घंटे में जितने काम करते हैं उतने ही काम 12 आदमी, इसको रेशियो का 16 गुने 8 एक आदमी है तो मैन इधर 12 गुने 24 गुने लड़का है, तो मान लीजिए बच्चा है 20 है, डिनोट करते हैं, तो 12 24 है इधर है, तो 4 से काटे, 4 ते 12, 4 चौका 16, 4 छक 24, इधर 4 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, तो 4:9 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। वह संख्या कौन सी है जिसका 1/5 भाग में 4 की वृद्धि उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर है? तो इसको आप मान लीजिए एक्स संख्या है, तो x/5 अब प्लस 4 की वृद्धि करने पर अगला जो होता है x/4 माइनस 10, ये सॉल्व कीजिएगा तो x का मान 280 आ जाएगा। अगला है x, यदि x तथा 1/x का औसत m है तो x² प्लस 1/x² का औसत क्या होगा? तो दोस्तों x प्लस 1/x का औसत m है, तो इसको ऐड करेंगे 2 से भाग दे देंगे तो औसत आ जाएगा, तो x प्लस 1/x का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू 2m हो जाएगा ऐड करने पर। अब x² प्लस 1, तो इसको जो है x प्लस 1/x के होल स्क्वायर निकालिए, तो x² y² प्लस 2xy, तो x कट गया तो 2 बच गया, इधर -2 हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो इतना का वैल्यू हो गया। अब 2 से दोनों तरफ डिवाइड कीजिए, एवरेज निकालना है तो 2 से दोनों तरफ डिवाइड किए। x प्लस 1/x का वैल्यू क्या है 2m है, तो 4m², तो 4m² -2 /2, तो 2 कॉमन कीजिए, 2m² -1 हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर जेड हो और व्यंजक इतना का मान क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि x प्लस वाई के क्यूब बराबर क्या होता है, कि x³ होता है प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई, तो x³ y³ 3xy और x प्लस वाई, तो x प्लस वाई क्या है, यहाँ जेड है, तो 3xy पर जेड आ जाएगा, x³ y³ और 3xyz बराबर क्या होगा x प्लस वाई के क्यूब, तो z³ इधर लाएंगे तो 0 हो जाएगा, इसका 0 आंसर हो जाएगा। अगला एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर की घंटा की गति करता है, तो इसको समझना है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नौका चला सकता है। उसे पता चलता है कि उसे नदी के विरुद्ध जाने में उसकी धारा के साथ जाने से दुगुना समय लगता है, तदनुसार धारा की गति क्या है? तो देखिए दोस्तों, ये जैसे एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नौका चलाता है, तो ये इसको जो है टाइम को जो है दोस्तों हम लोग जानते हैं कि स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो को अपोजिट है। तो मान लीजिए स्पीड का रेशियो जो है S1S2, मान लीजिए S1S2, तो धारा की दिशा हमको मालूम नहीं, धारा की स्पीड मालूम नहीं, तो x मान लेंगे। तो मान लीजिए धारा की ओर चल रहा है, तो धारा की ओर जब चलेगा, धारा का माने पानी के ऊपर चलेगा, तो 15 - 2 - x धारा का चाल है, इधर क्या हो जाएगा अपोजिट आएगा, अपोजिट ये धारा के साथ जब चलेगा तो ऐड होगा और अपोजिट आ जाएगा तो घटेगा स्पीड, तो 15/2 - x ये स्पीड का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, तो ये इसका हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा, तो 15/2 - x बराबर 15/2 + x कब होता है, टाइम है ये, जब इसका दुगुना, ये दुगुना टाइम है, क्या है कि इसका स्पीड कम है तो इसका टाइम दुगुना लगा, तो इक्वेशन को बराबर करने के लिए 2 से इधर से गुना कर देंगे, यहाँ से x का मान जो है 5/2 आ जाएगा। दोस्तों हम समझा देते हैं, देखिए स्पीड और टाइम के रेशियो अपोजिट होता है जब डिस्टेंस सेम रहे, तो स्पीड क्या है, जब हम धारा के साथ चलेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगा। आप खुद सोचिए, पानी के ऊपर आप पानी जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में आप भी चलिए तो स्पीड बढ़ेगा, अपोजिट में आइएगा तो घटेगा।
तो स्पीड जब बढ़ रहा है तो 15/2 प्लस एक्स हो जाएगा, और जब उधर से आएंगे तो घट जाएगा तो 15/2 माइनस एक्स हो जाएगा। ये स्पीड का रेशियो है। अब टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 15/2 माइनस एक्स हो जाएगा इधर, जिसको कम टाइम लगेगा, 15/2 प्लस एक्स इधर, तो ये दुगुना टाइम लग रहा है। तो इक्वेशन को बराबर करने के लिए 15/2 माइनस एक्स गुने 2 करेंगे, बराबर क्या हो जाएगा 15/2 प्लस एक्स, यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो 5/2 आंसर आएगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 2a माइनस ये दिया हुआ है। तो दोस्तों 3 को एक एक करके लिख लीजिए। तो 3 को इक्वेशन आएगा, ए जैसे 2a तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -2a, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a हो जाएगा, तो a-1 के होल स्क्वायर। दूसरा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर है और माइनस प्लस 2b इधर आ जाएगा, प्लस 1 है, तो a प्लस बी प्लस 1 के होल स्क्वायर। और तीसरा क्या हो जाएगा, c प्लस 1 सी स्क्वायर और माइनस 2c है, इधर जाएगा प्लस 2c, तो c प्लस 1 के होल स्क्वायर। और सबको ऐड करके 0 करेंगे, तो 0 कब होगा, जब ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, तो a के मान 1 हो गया, b के मान और c के मान बराबर होकर -1 हो जाएगा। और इसमें पुट कर दीजिए, तो a का प्लस 1 है तो 2 माइनस माइनस प्लस, तो 3 2 5, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 5 - 4, तो +1 आंसर आएगा सी। इसमें क्रमिक छूट है, तो इसका छूट क्या होता है, 30 + 20 तो 50 हो गया, तो 50 माइनस 30 गुने 20/100, ये 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6 घटेगा तो 44 हो जाएगा। तो अब 44 और प्लस 10 54 और माइनस 44 गुने 10/100, तो ये कट जाएगा तो 4.4, तो 54 माइनस 4.4, तो कितना हो जाएगा 54 माइनस 4.4, तो 49.60 हो जाएगा। अगला है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बटा देता है। तो मान लीजिए 90 रुपया हो गया, 10 पर जो बटा है, और 20% का लाभ कमाता है। तो ई जो है 20% है, तो इसको जो है 100/120 कर देंगे तो क्रयमूल्य आ जाएगा। काटिए, 1 0 से 1 0, 4 से काटे, 4 × 12 और 25, और 3 से काटे, 3 × 9, यानी क्रयमूल्य क्या हो गया 75 हो गया इसके अनुसार। यहाँ अंकित मूल्य 800 रुपया है, तो अंकित मूल्य 100 माने हैं, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो फिर क्रयमूल्य 75 गुने 8, तो क्या हो जाएगा 75 दूना 150 और 4 डेढ़े 600, तो 600 आंसर हो जाएगा। अगला है, एक पार्टी में शामिल महिलाओं और पुरुषों में 3:2 का अनुपात है, और 20 जब शामिल हो जाता है, तो देखिए इसका बहुत ही अच्छा है, जैसे 3:2 है, अब इसके बाद क्या होता है उल्टा हो जाता है, 2:3 हो जाता है। तो कौन चेंज नहीं हो रहा है, अब पुरुष चेंज हो रहा है, तो पुरुष क्या है ये है 2 से 3 हो रहा है, महिला तो चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ महिला चेंज है, तो इसको बराबर कर लेंगे, यहाँ 2 से गुना कर देंगे, यहाँ 3 से, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6 बराबर हो गया, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा 9, तो 4 से 9 हो गया, तो 5 बढ़ा, तो आप बढ़ा है क्वेश्चन में कितना, तो 5 का वैल्यू 20 है, तो 1 का वैल्यू 4, तो इसमें पूछ रहा है तो महिलाओं की संख्या, तो पार्टी में शामिल महिलाओं की संख्या कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 6 चौक 24, ये महिला की संख्या है, तो 6 गुने 4 तो 24 आंसर हो जाएगा। अगला है, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए व्यक्ति को पता चलता है कि एक रेलगाड़ी उसे 3 सेकंड में पार करती है तथा उतना ही लंबाई की, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंस है कि सेम लंबाई, विपरीत दिशा में चलने वाली दूसरी रेलगाड़ी से 4 सेकंड, जैसे एक खंभा है तो एक रेलगाड़ी जो है 3 सेकंड में पार करता है सेम लंबाई का, एक रेलगाड़ी जो 4 सेकंड में पार करता है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको जो है मान लीजिए डिस्टेंस बटे स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बटे स्पीड टाइम आता है, तो टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस एक एक्स इसका हो जाएगा, एक्स इसका हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और फर्स्ट का जो है एक्स, जो मनुष्य खड़ा है या कोई भी व्यक्ति खड़ा है, तो उसको जो पार करेगा, तो जितना सेकंड में पार करेगा वही स्पीड का टाइम का मल्टीपुल जो है उस ट्रेन का लंबाई होगा। और ट्रेन का लंबाई क्या है x है, और टाइम कितना लग रहा है 3 लग रहा है, बटे x/4, ये क्या हो गया, ये टाइम हो गया कि x डिस्टेंस ट्रेवल करने में 3 सेकेंड, x डिस्टेंस ट्रेवल करने में 4 सेकेंड, x कॉमन करेंगे तो कट जाएगा, तो 4 3 7
अब बटे 12, तो 2/7/12 यानी 12 ऊपर चला जाएगा तो 12 दूना 24/7, तो 7×3 = 21, 3 24, 3×3/7। यदि यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याजों का अंतर 15 दशमलव इतना रुपया है, तो धनराशि ज्ञात करें। दोस्तों जैसे 5% है तो 5 बटे उसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो 1/20 होता है। और 3 वर्ष जब कहेगा तो इसको क्यूब कर देंगे, तो 20 का क्यूब कितना होता है? 8000 होता है। अब इसको 3 पार्ट में करना है, कहा कि साधारण ब्याज हर साल सेम होगा और गुने 1/20 करना है, तो ये 400 हो जाएगा, ये भी 400 हो जाएगा, ये भी 400 हो जाएगा। ये साधारण ब्याज हो गया। अब देखिए इसका जो है 400 का भी फर्स्ट ईयर का लगेगा तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। फिर 20 का फर्स्ट ईयर का लगेगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ 400 का 20 लगेगा तो 20 हो जाएगा, और ये 400 का ये थर्ड ईयर में भी लगेगा तो 20 हो जाएगा। तो 412 और 20 × 60 है कि 61, तो दोनों का अंतर कितना इसमें आया? 61 आया। तो दोनों का अंतर 61 है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में 15.25 दिया है, तो 1 का तो बटे 61 और गुने कितना? मूलधन कितना है? 8000 है, तो 8000 का। तो दशमलव बताइए, 20 से 20 कट जाएगा। 61 में इसे गुना कीजिए 1525 में, तो ये 25 मतलब है कटेगा, तो 25 गुने 80 कितना होता है? 2000 होता है। अगला है, दो संख्याओं का योग 36 है, उनके मौसा तथा लसा जो है 3 और 5 है, तो इसका बनाना है। तो क्या होता है, जैसे x × y, लसा गुने मसा दो संख्या का प्रोडक्ट होता है, तो x गुने y जो है 3 गुने 105 यानी 315, और x + y कितना हो जाएगा? x + y 36 है। अब इसको जो है ना इससे भाग दे दीजिए, x + y से, x × y से, तो इसको जब अलग कीजिएगा तो 1/y हो जाएगा, और इसको अलग कीजिएगा तो 1/x हो जाएगा। और यही पूछ रहा है कि व्युत्क्रम का, तो 36/315, 36/315 को जब काटिएगा तो क्या होगा? तो 36/315 को काटिए तो किससे कटेगा? ये 3 से काटिए, 3 × 3 5 105 12, तो फिर 3 से काटिए, 3 × 12, 3 × 9 3 25, 4/35 आंसर आएगा। अगला है, किसी संख्या को 387 से भाग देने पर शेषफल 48 प्राप्त होता है, उसी संख्या को भाग देंगे 43 में 48 तो 5 हो जाएगा। इसका है ये तो कट जाएगा, तो 99 में इतना से गुना कीजिए, 99 गुने 3 × 9 और प्लस 98, तो इसको हम लोग 99 को 1000 - 1 कर देंगे या 99 से, तो 99,000 हो जाएगा और -99 और प्लस 98, इसका आंसर ये आ जाएगा। एक कार आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, शेष आधी दूरी 40 किलोमीटर, तो आधी दूरी 20 में, तो 20 का 40 का आधा 20 हो गया, तो 1 घंटा ये लग जाएगा, और फिर 20 है और 40 की स्पीड है तो हाफ ये लग जाएगा, ये हो जाएगा। अगला है, ए और बी की मासिक आय 4:3 है, 4:3 है, और खर्च जो है 3:2 है, और 6000 बचा भी लेता है तो 1:1 हो गया, तो एक का वैल्यू 6000 है। तो तदनुसार एक की मासिक आय, तो मासिक आय 4 है, तो 6 × 24 हो जाएगा। अब जो है 49 लड़कों की कक्षा में रामू का 18वां स्थान और अंतिम से उसका स्थान कौन सा होगा? तो हम लोग जानते हैं दोस्त, लेफ्ट प्लस राइट बराबर टोटल माइनस होता है 1 होता है। तो लेफ्ट क्या कर रहा है? रामू का 18वां स्थान है, एक और इस 18वां है, मान लिया 18वां है, इधर आ जाएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस राइट बराबर 49 है, तो 49 ये एक फार्मूला होता है, लेफ्ट प्लस राइट बराबर टोटल प्लस 1, तो 18 है, एगो आर है, और टोटल 49 है, तो 1 जोड़ेंगे तो 50 हो गया, तो 50 में से 18 गया तो 32 आंसर हो जाएगा। जिस तरह से न्यायालय संबंधित न्याय से है, उसी तरह विद्यालय संबंधित क्या है? शिक्षा से है।
जैसा चलना संबंधित दौड़ने से है उसी प्रकार मुस्कुराना संबंधित किससे होगा? मुस्कुराना का मतलब क्या होता है? ये हंसना। एक महिला का फोटो दिखाते हुए रमेश कहता है कि वह उसके दादा के इकलौते बेटे, यानी इसका पिता हो गया, बेटे के पुत्री है, यानी इसका बहन हो गया। उस महिला का रमेश के साथ क्या संबंध है? तो उसका क्या संबंध होगा? तो इसका संबंध बहन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर घड़ी में शाम के 4 बजे हैं तो मिनट और घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? तो कितना? 1 मिनट 6 डिग्री बनाता है, तो 20 मिनट कितना? 120 मिनट। सभी साबुन स्वच्छ है, सभी साबुन जो है स्वच्छ है, इस साबुन हो गया, इस स्वच्छ हो गया। सभी स्वच्छ गोली है, सभी स्वच्छ गोली है, ठीक है। कुछ स्वच्छ साबुन है, तो ये स्वच्छ है साबुन, तो कुछ है स्वच्छ साबुन है, सही है। कोई स्वच्छ साबुन नहीं है, ये गलत है। और कुछ गीले साबुन है, तो कुछ गीले साबुन है, सभी गीले साबुन, सभी गीले साबुन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कुछ स्वच्छ साबुन है, अब कुछ स्वच्छ साबुन नहीं है या नहीं है? तो या तो एक हो या तो दो हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ये सब आप लोग बना लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए अब कंप्यूटर का क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों को परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है ये अस्थायी क्षेत्र नेटवर्क कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला है, आपस में जुड़े सरकारी, शैक्षणिक, कॉर्पोरेट, सार्वजनिक, निजी कंप्यूटर की एक वैश्विक प्रणाली है। तो कौन सा वैश्विक प्रणाली है? तो इंटरनेट प्रणाली है। अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो अनचाहे ईमेल को सामान्यतः स्पैम कहा जाता है। अगला है, प्रोग्राम जो HTML फाइलों और पृष्ठों को सर्व करता है डैश कहलाता है, क्या कहलाता है? ये वेब पेज कहलाता है। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल TCP या IP है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो फायरफॉक्स नहीं है। विंडोज़ 3.0 संस्करण जारी किया गया था, कब जारी किया गया? तो ये 1990 में। अगला है, डैश में से बटन और मेनू होते हैं जिससे प्रायः समानांतर उपयुक्त कमांडों को एक्सेस तेजी से होता है, तो किससे तेजी से होता है? टूल बार से। किस कुंजी संयोजन का उपयोग MS वर्ड में पाठ्य को पेस्ट करने के लिए किया जाता है? तो पेस्ट करने के लिए क्या? Ctrl+V। डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों हाथियों यानी मार्जिन पर कौन सी जस्टिफिकेशन अलाइन करती है? तो कौन करती है? ये जस्टिफाई। अगला है, किसी टेक्स्ट का चयनित भाग कहा जाता है, तो किसी टेक्स्ट का चयनित भाग ब्लॉक कहा जाता है। एक्सेल में सेलेक्ट किए गए सेल रेंज से एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो कीबोर्ड शॉर्टकट जो है F11 है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाषकी नहीं है? तो प्रौद्योगिकी प्रभाषकी पिनाका नहीं है। अगला है, निजी कंप्यूटरों की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ये ई कचरा कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कचरा। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर जो है ये अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप समानतः किसका? सिलिकॉन का। अधिकांश कीबोर्डों का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है? तो कीबोर्डों का डिफ़ॉल्ट लेआउट जो है क्यूरेटी कहा जाता है। अगला है, कंप्यूटर का माउस किस प्रकार डिवाइस है? कंप्यूटर का माउस जो है इनपुट डिवाइस है। अगला, कंप्यूटर वायरस आवरण के पीछे निम्नलिखित में से क्या होता है? तो क्या होता है? पैरेलल और प्रिंटर होता है, पैरेलल प्रिंटर पोर्ट होता है। अगला, इनमें से कौन संदर्भ क्षेत्र के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कौन करता है? ये कैच मेमोरी, ये वोलेटाइल मेमोरी है, रैम रोम। दोस्तों तो आज रीजनिंग नहीं हो पाया क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो चलिए दोस्त आप लोग ट्राई कीजिएगा रीजनिंग बनाने का। दोस्तों इस चैनल से आप लोग जुड़िए, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। इसके लिए आपसे कोई चार्ज भी नहीं लिया जा रहा है दोस्तों, ये फ्री कॉस्ट है। आप दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि चैनल का प्रमोशन हो।